इस कहानी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है, जहां दो सोल्जर्स हमें अपने एक मिशन को अंजाम दे रहे होते दिखते हैं। एक का नाम माइक है और दूसरा टॉमी है। माइक एक शार्प शूटर है और टॉमी उसकी मदद कर रहा है। दोनों एक आतंकवादी को मारने आते हैं जिसकी तलाश इन्हें सालों से थी। थोड़ी देर में रेगिस्तान में कुछ लोग इन्हें दिखते हैं। ये लोग यहाँ वेडिंग सेरेमनी में आते हैं। माइक अपना निशाना लगाए हुए होता है, तभी दूल्हा बीच में आ जाता है और वो गोली नहीं चला पाता है। वो बंदूक को नीचे कर लेता है। माइक के बंदूक में लगे दूरबीन से एक लाइट रिफ्लेक्ट होती है, जिसे वहाँ एक आतंकवादी देख लेता है। वे लोग समझ जाते हैं कि वहाँ कोई है और वो लोग उसी दिशा में गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वहाँ मौजूद मोस्ट वांटेड आतंकवादी भाग जाता है। अब दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है और वहाँ मौजूद आतंकवादी के आदमी माइक और टॉमी का पीछा करने लगते हैं। माइक और टॉमी भागकर एक चट्टान के पीछे छिप जाते हैं। वह जानते हैं कि अब इनका बचना नामुमकिन है, पर यहाँ माइक और टॉमी की किस्मत अच्छी होती है क्योंकि वहाँ एक रेतीला तूफान आ जाता है, जिसके वजह से सारे आतंकवादी भाग जाते हैं, लेकिन माइक और टॉमी उस तूफान में फंस जाते हैं। वे यूएस आर्मी से मदद मांगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें पास के गांव में जाना होगा, हम वहाँ तुम्हारे लिए एक टीम भेजेंगे, लेकिन गांव वहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तूफान थम जाता है और अब ये दोनों गांव की तरफ लगातार बढ़ने लगते हैं। कुछ दूरी चलने के बाद इन्हें एक तरफ एक साइन बोर्ड उड़कर आता हुआ दिखता है, जिस पे डेंजर का साइन होता है। माइक वहीं रुक जाता है और कहता है हमें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पिछले 40 सालों से युद्ध चल रहा है और यहाँ कई जगह पे माइंस बिछी गई हैं और शायद इस इलाके में भी माइंस हो। टॉमी माइक की बातों को बकवास कहता है। वो कहता है हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो यहाँ प्यासे मर जाएं या फिर गांव की ओर आगे बढ़ जाएं, जहाँ हमारे लिए मदद आएगी। माइक भी दुविधा में था। वो सोच रहा था शायद टॉमी सही हो, और टॉमी कॉन्फिडेंट के साथ आगे बढ़ने लगता है। तभी टॉमी का पैर माइंस पे आ जाता है और वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है, और इस ब्लास्ट में टॉमी अपने दोनों पैर गंवा देता है। माइक उसे मदद के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे एक क्लिक की आवाज़ आती है। टॉमी समझ जाता है कि उसका एक पैर भी माइंस के ऊपर है, और अगर वो अपना एक कदम भी आगे बढ़ाया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। माइक टॉमी को रेडियो से मदद मांगने को कहता है, लेकिन टॉमी को इतना दर्द हो रहा होता है कि वह वहाँ से हिल भी नहीं पा रहा है। वो सबसे पहले अपनी बॉडी में पेन किलर इंजेक्ट करता है। इसके बाद वो रेडियो पे संपर्क करता है, लेकिन बॉडी में इतना पेन हो रहा होता है जिसके कारण वो संपर्क नहीं कर पाता है। अब माइक के पास कोई रास्ता नहीं बचा। वो टॉमी से कहता है कि मैं तुम्हारे पास आता हूँ, शायद मेरे पास वाला माइन में जंग लग गया हो और वो ब्लास्ट ना हो। पर टॉमी ये नहीं चाहता है कि माइक आगे बढ़े और अपनी जान दे, इसलिए वो अपनी जेब से बंदूक निकालता है और माइक को कहता है कि तुम्हें ज़िंदा रहना होगा, और ये कहकर वो खुद को गोली मार लेता है। और अब माइक वहाँ अकेला है। माइक सबसे पहले अपने आप को शांत करता है। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो क्या करे। कुछ देर बाद वो कुल्हाड़ी की मदद से रेडियो के बैग को अपने पास खींचता है, लेकिन रेडियो की बैटरी डाउन होती है और दूसरी रेडियो की बैटरी टॉमी के जेब में होता है। लेकिन माइक उस बैटरी को सोलर एनर्जी से चार्ज कर लेता है। इसके बाद वो अपने मदद के लिए बेस में कांटेक्ट करता है और अपने साथ हुए हादसे को बताता है। माइक का सीनियर कहता है कि तुम जिस लोकेशन पर हो वहाँ अभी तूफान चल रहा है, हमें वहाँ एयर सपोर्ट नहीं भेज सकते हैं, लेकिन टीम रवाना कर देते हैं, जिसे पहुँचने में 52 घंटे लगेंगे। माइक ये सुनकर निराश हो जाता है और अब उसे इसी जगह पे 52 घंटे बिताने। वो टॉमी के मौत से काफ़ी सदमे में है और वो जल्द से जल्द इस जगह से निकलना चाहता था। वह आगे कुछ कर पाता तभी उसे सामने से एक बड़ा रेतीला तूफान आता हुआ दिखता है। वो जल्दी से अपने मुंह नाक को कपड़े से ढक लेता है और बंदूक को ज़मीन के अंदर धंसा लेता है ताकि तूफान में वह हिल ना पाए। ऐसे तूफान में इंसान तो क्या
गाड़ियाँ भी हवा में उड़ जाते हैं। तूफान माइक तक पहुंच जाता है और माइक अपनी जगह से मजबूती से डटा होता है। तूफान खत्म हो जाता है और माइक जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि टॉमी की बॉडी उड़कर उसके पास आ गई है। वो टॉमी के बैग में से रेडियो की बैटरी निकाल लेता है, लेकिन माइक की किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होती है और रेडियो का बैग उससे दूर उड़कर चला जाता है और अब वो बैटरी भी किसी काम की नहीं रहा और अब माइक को पानी भी ख़त्म हो जाता है। अब उसे 52 घंटे यहीं बिताने हैं और अब उसका सब्र का बांध भी टूटने लगता है। वो अपना गन निकालता है, हवा में कई गोलियां चलाता है और चिल्लाता भी है, लेकिन दूर दूर तक कोई हलचल नहीं होती है और अब वो तय करता है कि अब वह अपनी जान ले लेगा। वो अपने सर पे गन लगाता है, लेकिन वो इससे पहले कि गोली चलाए वो सामने से किसी को आते हुए देखता है। वह एक आदमी होता है जो कि सामने के गांव से आता है। माइक उसे अपने बारे में सब कुछ बताता है। वो आदमी माइक को कहता है कि तुम्हें अपने पैर आगे बढ़ाना चाहिए। माइक कहता है कि अगर मैं पैर आगे बढ़ाऊंगा तो अपनी दोस्त की तरह मैं भी ब्लास्ट में मारा जाऊंगा। वो आदमी माइक के पास आता है पर सीधा नहीं आता है, वो जिगजैग तरीके से आता है। शायद उसे यह पता है कि यहाँ माइंस बिछी हैं। वो माइक से उसकी खाली बोतल मांगता है, साथ ही माइक उसे दूर रखा रेडियो मांगता है, पर वो आदमी कहता है कि यहाँ कोई म्यूजिक नहीं बजेगा और ना ही तुम यहाँ डांस कर पाओगे, तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये कहकर वो आदमी यहाँ से चला जाता है। अब माइक उस जगह पे घंटों खड़ा रहता है और कुछ देर बाद माइक को वहाँ एक छोटी बच्ची दिखती है जो उसी विलेजर की तरह झिकझक तरीके से माइक के पास आती है। वो माइक को पानी का बोतल देती है, साथ ही वो अपने गले में लटके एक छोटी सी थैली से एक सोल्जर का टॉय निकाल कर माइक को देती है। माइक के पास भी एक सेम ऐसा ही टॉय होता है जो उसे इसी रेगिस्तान में मिलता है। वो टॉय उस लड़की को दे देता है। इसके बाद वो उस लड़की से रेडियो का बैग मांगता है और ये उसी विलेजर की बेटी है जो कुछ देर पहले माइक से मिला था, लेकिन वो लड़की भी वहाँ से चली जाती है और माइक को बैग नहीं देती है। अब धीरे धीरे दिन ढलने लगता है और रात हो जाती है। माइक जेब से अपना फ़ोन निकालता है और उसमें एक वीडियो प्ले करता है जिसमें उसकी पत्नी होती है और वो कहती है कि मिशन ख़त्म करके जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। माइक ये सुनकर इमोशनल हो जाता है। माइक अपने लिए आग भी जलाए हुए होता है। माइक इतना थका होता है कि वो आधी नींद में होता है, जिसके कारण आग बुझ जाता है और उसे पता नहीं चलता। कुछ देर बाद उसी जगह पे जंगली जानवर की आवाज़ सुनाई देने लगती है। इस रेगिस्तान में खूंखार जंगली कुत्ते हैं जो माइक को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो धीरे धीरे माइक के करीब आ रहे थे। माइक अब उन पर गोलियां भी चला रहा था, लेकिन अंधेरे के कारण उसे पता नहीं चल पा रहा था कि वो कहाँ है। लेकिन माइक टॉर्च की मदद से एक डॉग को देख लेता है और इस बार माइक का निशाना लग जाता है। गोली लगते ही डॉग जंप करता है और माइक के ऊपर गिर जाता है, जिसके कारण वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट की आवाज़ सुनकर वहाँ से सारे डॉग भाग जाते हैं। कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और वो विलेजर्स फिर माइक के पास आता है। वो माइक को जिंदा देखकर दंग रह जाता है। वो माइक को कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो जो इस बीहड़ में बिना हिले खूंखार जंगली जानवरों से बच गए। वो माइक को कहता है कि तुम्हें अपना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, पर माइक उसकी बात नहीं मानता है। माइक उस विलेजर से कहता है कि तुम्हें पता है कि माइंस कहाँ है, इसलिए तुम जिगजैग तरीके से आते हो। विलेजर्स कहता है मुझे सचमुच में नहीं पता है कि माइंस कहाँ है, लेकिन मैं अगर सीधे सीधे आया तो कभी न कभी मेरा पैर माइन पर आ जाएगा। माइक उससे अपना रेडियो मांगता है। वो विलेजर्स माइक को रेडियो देकर वहाँ से चला जाता है। माइक को अब वहाँ भ्रम होने लगता है। उसे अब उसका दोस्त टॉमी दिखता है जो कि उसके सामने माइन के ब्लास्ट होते ही मारा गया था। टॉमी माइक से कहता है कि तुम अभी तक यहीं पे हो, तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माइक अब अपनी अतीत की बातों को याद करने लगता है। वो अपनी पत्नी से बात नहीं करता था, ठीक ढंग से उसके साथ पेश नहीं आता था।
वह उसे इस मिशन पे नहीं आना देना चाहती थी। ये सब सोचते सोचते रात हो जाती है और फिर से वो जंगली कुत्ते माइक के करीब पहुंच जाते हैं। माइक यहाँ पे हमला करता है और पूरी रात माइक और कुत्तों के बीच झड़प होती है और सुबह हो गई। माइक घड़ी देखता है, मदद पहुंचने में अभी भी 7 घंटे देरी है। माइक अभी 45 घंटों से एक ही जगह पे खड़ा है, वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। अब माइक को रेडियो पर उसके बेस से कॉल आता है कि जो टीम उसके मदद के लिए निकला था वो 10 घंटे लेट है, यानी कि अब उसे 17 घंटे और इंतज़ार करना पड़ेगा। उसका सीनियर उससे कहता है कि क्या तुम ये कर पाओगे? वह कहता है नहीं। उसका सीनियर कहता है कि कोई तुमसे बात करना चाहता है और ये उसकी पत्नी होती है। माइक उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। माइक को अब फिर से भ्रम होने लगता है। वह अपनी पत्नी को सोफा पे बैठे हुए देखती है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। माइक इतना थक जाता है कि वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगता है। इससे पहले कि माइक के ऊपर से उसका पैर हट जाता, वो विलेजर आके माइक को संभाल लेता है। वो माइक को बताता है कि एक बार मेरा भी पैर माइक के ऊपर आ गया था और मेरे पैर मेरे शरीर से अलग हो गया था। जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ एक गाना बज रहा था, यू गॉट टू कीप मूविंग ऑन, तुम्हें हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए। मैं उस गाने को नहीं सुन रहा था, मैं अपने पैर के बारे में सोच रहा था और ये सोच रहा था कि मेरा करियर बर्बाद हो गया। तभी नर्स आई, स्माइल करी और मेरा इलाज किया। फिर मैंने वो गाना सुना। कभी कभी बुरी चीज़ें भी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें को ले आती है, बस हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मैं यहाँ से माइंस निकालता हूँ और बेचता हूँ। माइंस निकालने के बाद हम यहाँ खाली डिब्बे डाल देते हैं ताकि आर्मी को पता नहीं चले। माइक उसे कहता है, मैं तुम्हारी बेटी से मिल चुका हूँ, वो काफ़ी खूबसूरत है। विलेजर उसे बताता है कि कुछ सालों पहले माइन के फटने से मेरी बेटी की जान चली गई थी। ये सिर्फ तुम्हारा एहसास हो कि जो तुम उसे देखते हो। इस ज़िंदगी ने मुझसे बहुत कुछ छीना है, पर ज़िंदगी कितनी भी बेरहम क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये कहकर वो विलेजर्स वहाँ से चला जाता है। माइक को उसके साथ उसकी बेटी भी दिखती है, पर कुछ ही देर बाद उसकी बेटी वहाँ से गायब हो जाती है। माइक को अब फिर से भ्रम होने लगता है। उसे अपनी बचपन की बातें याद आने लगती है, जब उसके पिता उसके मम्मी को और उसको मारा करते थे। माइक का भ्रम जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसे एक गोली लगती है। दरअसल ये वही लोग हैं जिसे माइक यहाँ पे मारने आया था। वो लोग उसे ढूंढ लेते हैं और माइक पे लगातार गोलियां चलाते हैं। माइक बड़ी ही बहादुरी के साथ उनका सामना करता है और एक के बाद एक कई लोगों को मार देता है। अब उसके सामने उसका आखिरी निशाना होता है, पर जब वो उस पर गोली चलाता है तो उसकी गोलियां खत्म हो जाती है। ये दरअसल माइक का भ्रम होता है। उसके सामने उसके पिता होते हैं और उन्हें गले से लगा लेते हैं। माइक सोचने लगता है कि जिन लोगों से ज़िंदगी भर मैंने नफ़रत की, दरअसल वो लोग मुझे प्यार करते थे। अब माइक को बचाने के लिए उसकी टीम उस तक पहुंचने वाली थी, लेकिन रेगिस्तान में माइक को ढूंढना इतना आसान नहीं था। माइक को अपना लोकेशन बताने के लिए बस एक आखिरी रास्ता बचा था और वो था फ्लेयर गन, जो उसके कुछ दूरी पर होता है। अगर माइक आगे नहीं बढ़ा तो वो भूख और प्यास से यहीं मर जाएगा। उसे विलेजर की बात याद आने लगती है कि उसे हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। माइक हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाता है और विलेजर की बात सच निकलती है। यहाँ कोई ब्लास्ट नहीं हुआ। माइक तुरंत उस जगह को खोदता है तो वहाँ एक खाली टीन का डब्बा होता है। विलेजर्स की सारी बातें सच निकलती हैं और माइक उस जगह पे टीन के डिब्बों को खोलता है तो उसमें से एक सोल्जर निकलता है। माइक उसी जगह पे लेट जाता है। माइक पिछले 62 घंटों से एक ही जगह पे खड़ा था। इस घटना ने माइक की पूरी ज़िंदगी बदल दी।
कुछ दिनों बाद वह अपने देश जाता है और एयरपोर्ट पे उसकी पत्नी आती है। माइक उसके सामने घुटने पर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे अब जिंदगी के इम्पोर्टेंट का पता चल जाता है। माइक को हमेशा अब खुश रहने की आदत हो गई। हालात कैसे भी हों, आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी कभी ज़िंदगी में बुरी चीज़ें भी अच्छी चीज़ों में बदल देती है। एक तरफ विलेजर्स भी आगे बढ़ता रहा और माइक भी उसी की राह पे आगे बढ़ता रहा। तो कैसा लगा ये स्टोरी, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा।